नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की, सरकार के फैसलों से संघ की बढ़ती नाराजगी की। बताएंगे कि कब हो सकता है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। जानेंगे कि असम में क्यों सर्बानंद सोनोवाल पर दांव लगाने से डर रही है बीजेपी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की क्यों बढ़ रही है चिंता। और बुलेटिन के आखिर में बात टैक्स सिस्टम पर व्यापारियों की बढ़ती नाराजगी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक बीजेपी में उपाध्यक्ष सुराना का बड़ा दावा, 22 फरवरी को सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी। कांग्रेस के 3 और विधायक देंगे इस्तीफा देने वाले विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन। अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी, पश्चिम बंगाल की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को भेजा समन। 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दायर किया था मानहानि का मामला। लालू यादव को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। दुमका कोषागार मामले में लालू ने दाखिल की थी जमानत याचिका। अधिकांश मामलों में लालू को मिल चुकी है जमानत। बीजेपी में शामिल होने से पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन का बयान। ई श्रीधरन ने कहा मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए रहेंगे तैयार। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 435 अंक गिरकर 50,890 पर हुआ बंद। निफ्टी 137 अंकों की गिरावट के साथ 14,982 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन देश भर में चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। किसान और सरकार बातचीत से इस मामले को हल करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हल निकलेगा कैसे? क्योंकि सरकार ने 1 महीने से किसानों के साथ सीधे बात ही नहीं की है और ना ही बातचीत की फिलहाल कोई संभावना दिख रही है, जिसे लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को तेज करने के अलावा हमें धैर्य से भी काम लेना होगा। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की पुकार आखिर कब सुनेगी सरकार? किसानों की मांग, नए कृषि कानून रद्द करो सरकार। किसानों को है आस, सरकार मानेगी मांग। इन सवालों और उम्मीदों पर दिल्ली की सीमाओं पर कई संख्या में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुध ही नहीं ले रही है। ऐसे में किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीते दिन किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसका व्यापक असर देखने को भी मिला। वहीं अब किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं और अपने आंदोलन में ज्यादा की संख्या में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन के कारण आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अब संगठन किसानों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसमें खासकर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों से किसान कैसे कैसे पेश आए, ये बताया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। किसान को एक फसल छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार है। अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी काटेगा। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों की घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को एमएसपी पर कानून भी लाना होगा। अब किसानों ने तो साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग पर कायम है, लेकिन सरकार अब इस पर क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात है। कृषि कानून के विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार मुश्किल में जरूर है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। वैसे सरकार का विरोध सिर्फ नए कृषि कानून को लेकर नहीं हो रहा है, विरोध सरकार के कई फैसलों का हो रहा है। और अब आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहा है। तो सरकार से क्यों खफा दिख रहा है संघ, देखिए रिपोर्ट। सरकार कहती है कि हम जनता के हक का काम करते हैं। सरकार कहती है कि हमारे समय में देश की स्थिति बेहतर है। सरकार अपनी नीतियों की तारीफ करती है, अपने फैसलों को सही बताने में अड़ जाती है, लेकिन क्या सरकार जनता की सुनती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से किसान से लेकर आम जनता तक सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, वो ये दर्शाता है कि सरकार के फैसले में जनता को लाभ नहीं है। और अब तो सरकार के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमसी कर्मचारी भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दरअसल बीएमसी कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित ईपीएस 95 योजना के लाभार्थियों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर मार्च में देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके तहत बीएमसी के महासचिव विनोय कुमार सिंह ने कहा, मजदूर संगठन लंबे समय से ईपीएस 95 और अन्य निधियों से जुड़ी पेंशन में न्यूनतम मानक तय करने की मांग करते रहे हैं।
EPS 95 के लाभार्थियों की पेंशन उनके अंतिम वेतन की कम से कम 50% होनी चाहिए। BMC पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अगले महीने 15 मार्च से 20 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार को मजदूर संगठनों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मजदूरों के रोष का औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि सरकार इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ देश में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानून, बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था के चलते सरकार का देश भर में विरोध हो रहा है। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ RSS से जुड़ा मजदूर संघ भी पेंशन को लेकर प्रदर्शन करने वाला है। इसके बाद सरकार के लिए एक और चुनौती खड़ी होती दिख रही है। देखना यह है कि सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी या फिर जनता की मांग सुनेगी। परेशान सभी हैं, सरकार के विरोधी भी और सरकार के समर्थक भी, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है तो सिर्फ चुनावों की। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री इन दिनों उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर कुछ ज्यादा ही है। यहां अमित शाह का दौरा चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, तो कब तक चुनावों की तारीखें आ सकती है सामने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनावी माहौल है, हर तरफ शोर है, राजनीतिक पार्टियों में होड़ है, अपनी कुर्सी बचाने की दौड़ है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों इसी तरह का माहौल दिख रहा है। राजनीतिक पार्टियां जहां जनता को साधने में जुटी हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव की घोषणा करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यकाल 31 मई को पूरा होने जा रहा है, इसलिए राज्य में 31 मई तक चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना जरूरी है। लेकिन 4 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, इसलिए चुनाव आयोग पर मई से पहले चुनाव कराने का दबाव भी है। ऐसे में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियों में जोर डालना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव में स्थानीय पुलिस की जगह केंद्रीय बलों की तैनाती पोलिंग बूथों पर होगी। केंद्र सरकार से चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियों की मांग की है। अगर साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग ने तब 725 से ज्यादा कंपनियां चुनाव के लिए भेजी थीं। इसके साथ ही पिछला विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। तब मतदान केंद्रों की संख्या 78,603 थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य मुसीबत के चलते 7 से अधिक चरणों में चुनाव कराने की संभावना है। वहीं मतदाता केंद्रों को भी बढ़ाया गया है, यानी इस बार 78,603 के बजाय मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1,01,092 हो गई है। अब इंतजार चुनावों की तारीखों का है। अगले सप्ताह तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी चुनाव होंगे। यहां सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी को इस बार अपना किला हिलता दिख रहा है। पार्टी के अंदर ही सीएम सर्बानंद सोनोवाल को चुनौती मिल रही है, इसलिए पार्टी ने इस बार चुनाव में बिना सीएम फेस के जाने का फैसला किया है। तो क्यों सर्बानंद के नाम पर चुनाव लड़ने की योजना बदल रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। असम में जल्द ही चुनाव की घोषणा की संभावना के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई। जहां एक तरफ कांग्रेस सर्बानंद सोनोवाल की सरकार को चुनौती दे रही है, वहीं अब बीजेपी असम में एक नई रणनीति पर भी काम कर रही। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक कई रैलियां कर चुके हैं और इन रैलियों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तारीफ करते कोई नहीं थका। लेकिन अब बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। दरअसल राज्य की बीजेपी में खींचतान को रोकने के मकसद से बीजेपी असम में बिना चेहरे के चुनावी मैदान में जा सकती है। बीजेपी असम में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। राज्य में दिलीप सेकिया और हेमंत विश्वास शर्मा ने पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, जिसके कारण सर्बानंद सोनोवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। साथ ही नागरिकता कानून को लेकर भी सर्बानंद सोनोवाल के प्रति जो माहौल है, उसे कांग्रेस भुनाने में जुटी है। कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन को मजबूत कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे माहौल में बीजेपी कोई भी मौका कांग्रेस को देना नहीं चाहती, लिहाजा अंदरूनी खींचतान रोकने और एंटी इनकम्बेंसी पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव में उतरने की रणनीति पर काम कर सकती है। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। असम में बीजेपी सर्बानंद पर दाव लगाने को तैयार नहीं है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ भी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। यूपी में 1 साल बाद चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। हवा का रुख देखकर नेता दल बदलने लगे हैं और अधिकांश नेताओं की पहली पसंद सपा बन गई है। संकेत साफ है, प्रदेश में सपा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, जिसने योगी आदित्यनाथ को मुश्किल में डाल रखा है। तो क्यों बदल रहे हैं यूपी में हालात, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य में अभी से ही सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हैं।
तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुट गए, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आयाराम और गयाराम का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन जो नेता दल बदल कर रहे हैं उनकी पहली पसंद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ अखिलेश यादव की साइकिल थाम ली है। राज्य में साफ देखने को मिल रहा है कि दल बदलने वाले नेता सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा कांग्रेस और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। अगड़ी जातियों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार सेंध कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी को भी डर सताने लगा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी IAS अरविंद शर्मा को दिल्ली से VRS दिलाकर यूपी भेजा और उनको आनन फानन में MLC बनाया गया, ताकि पार्टी से दूर हो रही अगड़ी जातियों का भरोसा फिर से जीता जा सके। कुल मिलाकर राज्य में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। अखिलेश यादव भी राज्य सरकार के खिलाफ लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। यदि जातिगत समीकरण को देखें तो राज्य में लगभग 10% यादव और 20% मुस्लिम मतदाता हैं। कृषि कानूनों को लेकर पिछड़ी जातियों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। ये गुस्सा वोटों में तब्दील हुआ तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है, और इसे ही देखते हुए अधिकांश नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामते दिख रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ रही है। उन्हें विधानसभा चुनावों की चिंता है। चिंता में बिहार सरकार भी है, क्योंकि इस बार सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार किसी न किसी परेशानी में घिरते जा रहे हैं। आज से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, लेकिन सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने साफ कर दिया कि सरकार की राह इस बार आसान नहीं है। तो कैसा रहा बिहार विधानसभा सत्र का पहला दिन, देखिए रिपोर्ट। कोई मिट्टी का चूल्हा लेकर विधानसभा पहुंच रहा है तो कोई साइकिल चलाकर। बिहार विधानसभा में आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सरकार ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। देश में 11वें दिन गुरुवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़त जारी रखी। वहीं LPG गैस सिलेंडर की कीमत में ही 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार की ओर से की जा रही इस बढ़ोतरी के चलते विरोध जता रहा है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी को लेकर आज बिहार विधानसभा पहुंचे। शकील अहमद खान ने कहा कि वो इसे सरकार को भेंट करेंगे। शकील अहमद खान के साथ विधायक प्रतिमा कुमार अजीत शर्मा ने भी प्रदर्शन किया। इसके साथ ही RJD विधायक अख्तरुल इस्लाम ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वो साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तेल की कीमतें कम करे, साथ ही राज्य सरकार तेल पर लगने वाले स्टेट टैक्स में रियायत दे। तो वहीं कांग्रेस नेता जयवीर सिंह शेरगिल ने ट्वीट करके कहा, फ्रॉड जीवी की परिभाषा 2014 में 71 रुपए पेट्रोल के खिलाफ बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि 2021 में 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का वो जश्न मना रहे हैं। बीजेपी नेताओं को जनता के दर्द को महसूस करने के लिए अपनी सरकारी कार छोड़ देनी चाहिए, वरना वो कहेंगे हम पेट्रोल नहीं भरवाते, जैसे मैं प्याज नहीं खाती। विपक्ष जहां लगातार बढ़ती महंगाई पर आवाज उठा रहा है, तो वहीं जनता भी इस महंगाई से परेशान है। लेकिन सरकार ने मानो ठान ली है कि जनता की परेशानी दिन पर दिन बढ़ाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष के इस तरह के विरोध को देखते हुए सरकार महंगाई पर कुछ नरमी बरतेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात GST को लेकर बढ़ती परेशानियों की। देश में जब से GST यानी वस्तु एवं सेवा कर को मोदी सरकार ने लागू किया है, तब से सरकार इसको लेकर आलोचना झेल रही है। विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब GST को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। व्यापारियों के संगठन कैट ने इसे लेकर सरकार को चेतावनी दी है और भारत बंद करने का ऐलान किया है। तो क्यों बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किल और क्या चेतावनी दी है कैट ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार ने जब से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू किया है, तब से ही ये विवादों में है। GST की खामियों को लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष और व्यापार से जुड़े लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। GST को लेकर सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी रहे हैं। उन्होंने इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। अब इसे लेकर व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने सरकार से मांग की है कि GST के प्रावधानों की समीक्षा की जाए और कर संबंधी नियमों को सरल बनाया जाए। कैट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और इसको सरल नहीं बनाया गया तो उनका संगठन इसका विरोध करेगा और देश भर में बाजार बंद रखना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए पहले भारत बंद के आह्वान के फलस्वरूप देश भर में 26 फरवरी को सभी कमर्शियल बाजार बंद रहेंगे। कैट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और GST काउंसिल से GST के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 जनवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना दिया जाएगा।
संगठन ने जीएसटी सिस्टम को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए टैक्स सिस्टम और टैक्स स्लैब की समीक्षा की मांग की है, ताकि एक साधारण व्यापारी भी आसानी से जीएसटी के प्रावधानों का पालन कर सके। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि संगठन इस मामले में सरकार से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कैट के भारत बंद के आह्वान को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा। कैट के साथ 40,000 से अधिक व्यापारी संघ इस बंद का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी को एक सरलीकृत और युक्तिसंगत कर प्रणाली बनाने की जरूरत है। मौजूदा जीएसटी में बहुत खामियां हैं, जिसके कारण छोटे व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने लागू किया था। सरकार ने इसे देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया था और मोदी सरकार ने खूब अपनी पीठ थपथपाई थी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।